नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रदान करेंगी स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार। 14 श्रेणियों में दिए जाएंगे 78 पुरस्कार। मूल्यांकन में 14 करोड़ लोग हुए शामिल। सहकार और रोजगार उत्सव नाम से जयपुर में आज सहकारिता सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर रहेगा जोर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की बड़ी घोषणा। सभी उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा। 1 अगस्त से मिलेगी मुफ्त बिजली। इजरायल की सीरिया पर हमले के बाद इजरायली सेना प्रमुख की सीरियाई सीमा पर सैनिकों से मुलाकात। कहा, रूस को नहीं पहुंचने देंगे नुकसान। यूएन ने की संयम बरतने की अपील। और इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भारतीय महिला टीम की जीत से शुरुआत। पहले मैच में 4 विकेट से दी शिकस्त। सीरीज में 1-0 की बढ़त। और आइए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रतिष्ठित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार प्रदान करेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 विश्व के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का 9वां संस्करण है। यह ऐतिहासिक आयोजन स्वच्छ भारत मिशन शहरी SBMU को आगे बढ़ाने वाले शहरों के अथक प्रयासों को मान्यता देते हुए शहरी भारत के सबसे स्वच्छ शहरों को पुरस्कृत करेगा। इस वर्ष सुपर स्वच्छ लीग शहर 5 जनसंख्या श्रेणियों में शीर्ष स्वच्छ शहर, विशेष श्रेणी, गंगा शहर, छावनी बोर्ड, सफाई मित्र सुरक्षा, महाकुंभ, राज्य स्तरीय पुरस्कार, राज्य केंद्र शासित प्रदेश का होनहार स्वच्छ शहर जैसे 4 श्रेणियों में कुल 78 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल की थीम पर आधारित हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज जयपुर के दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय मंत्री दादिया गांव में सहकार और रोजगार उत्सव सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान करना है। इस सम्मेलन में सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों को स्वरोजगार को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ साथ सहकारी समितियों के लाभ उठाने पर भी चर्चा होगी। आपको बताएंगे, संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 का विषय है सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है। हमारे देश की बात की जाए तो भारत एक ऐसा देश है जहां विकास की गूंज खेतों, गांवों और शहरों में सुनाई देती है। देश की सहकारी समितियां इनका एक मौन है किंतु शक्तिशाली आधार है। किसानों को उचित मूल्य दिलाने से लेकर महिलाओं और छोटे उद्यमियों को सशक्त बनाने तक सहकारी समितियों ने समावेशी विकास का ताना बाना बुनने और सहकार से समृद्धि की भावना का जश्न मनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के मामले में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। आज सुबह 5 बजे से ही छांगुर के सभी ठिकानों पर बलरामपुर से लेकर मुंबई तक ईडी छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। इसमें बलरामपुर के 12 ठिकानों और मुंबई के 2 ठिकाने शामिल हैं। गौरतलब है कि यूपी ATS ने छांगुर और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिसमें कई अहम खुलासे हुए। ATS को नसरीन से पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली, जिन्हें ईडी के साथ साझा किया गया। ईडी ने इसी आधार पर छापेमारी की कार्रवाई की। 100 करोड़ के ट्रांजैक्शन के साथ हवाला और विदेशी खातों के मामलों में भी ईडी जानकारी इकट्ठा कर सकती है।
बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की। नीतीश कुमार ने प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करवा रहे हैं। अब हमने तय कर दिया कि 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई महीने के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे पहले राज्य के कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को लाभ मिलना तय है। हमने ये भी तय किया कि अगले 3 वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर अथवा नज़दीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर लाभ दिया जाएगा। कुटीर ज्योति योजना के तहत जो अत्यंत निर्धन परिवार होंगे उनके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु पूरा खर्च राज्य सरकार करेगी और शेष के लिए भी सरकार उचित सहयोग करेगी। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली का 125 यूनिट तक कोई खर्च न लगेगा। साथ ही राज्य में अगले 3 वर्षों में एक अनुमान के अनुसार 10,000 मेगावाट तक सौर ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगी। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण के लिए चल रहे SIR अभियान में अब केवल 6.85 मतदाताओं के ही फॉर्म भरना शेष हैं। चुनाव आयोग ने बुधवार शाम तक ताज़ा आंकड़े जारी करते हुए जानकारी दी। बिहार में 24 जून 2025 तक कुल 7,69,6846 मतदाता हैं और अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 6,99,92,926 गणना फॉर्म जमा हो चुके। ये कुल वोटर का 88% से ज़्यादा है। वहीं बुधवार तक 6,47,24,300 गणना फॉर्म अपलोड किए गए, जो कि कुल मतदाता के करीब 81% से ज़्यादा है। और बिहार में 35,69,435 मतदाता अपने पते पर नहीं मिले। बिहार में अब तक मृत मतदाताओं की संख्या 12,55,620 है। वहीं स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं की संख्या संभवतः 17,37,336। अब तक एक से अधिक स्थानों पर नामांकित मतदाता की संख्या 5,76,469 से ज़्यादा पाई गई। भारी बारिश और भूस्खलन जैसी परिस्थितियों को देखते हुए अमरनाथ यात्रा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। ये यात्रा दोनों मार्गों बालटाल और पहलगाम से अस्थायी रूप से स्थगित रहेगी। अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह दी कि वो मौसम में सुधार होने और मार्ग की यात्रा को सुरक्षित हो जाने तक अपने अपने आधार शिविरों में रहें। आप श्रद्धालु मौसम अनुकूल होने पर यहां से रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उन्हें मार गिराया जाएगा। मनोज सिन्हा ने गांधी स्मृति में जम्मू कश्मीर शांति की ओर विषय पर व्याख्यान देते हुए कश्मीर घाटी में शांति भंग करने की कोशिश पर कहा कि कोई भी अगर ऐसी कोशिश करेगा तो वो कामयाब नहीं होगा। जिन्होंने हत्या को अंजाम दिया उनकी पहचान स्पष्ट रूप से हो चुकी है। NIA जांच कर रही है। उनकी तस्वीरें, उनके नाम ये पब्लिक डोमेन में मीडिया के माध्यम से आ चुके हैं। ये मैं कह सकता हूं कि इनकी ज़िंदगी बहुत लंबी नहीं होती है। आज यहाँ से ये कहना कब वो विजय जी खुशखबरी सुनेंगे वो तिथि बताना ठीक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 5 वर्षों में मैंने देखा है कि किसी भी तंजीम का बड़ा से बड़ा कमांडर बचा नहीं है। इनका भी हसर वही होना है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2,500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बात करते हैं मौसम की। भारतीय मौसम विभाग ने पूर्वी और उससे सटे मध्य भारत में अगले 2 दिन के दौरान और अगले 6 से 7 दिन के दौरान केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना जताई है। कल देर रात केरल के कोझिकोड के कई हिस्सों में बारिश हुई। उत्तर भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। उत्तरी पंजाब, पूर्वी राजस्थान के साथ हरियाणा के कुछ जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट है। आईएमडी ने उत्तराखंड, उत्तर पंजाब, पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश का पूर्व अनुमान जताया। छत्तीसगढ़ और पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश हो सकती है। पहले मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के सतना, सीधी, उमरिया और रेवा के लिए बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया। वहीं बिहार में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई गई। गर्जन के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना। वहीं ओडिशा, झारखंड में रिमझिम बारिश के अलावा तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश, वहीं कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना। पश्चिम बंगाल में भी हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। वहीं कई राज्यों में भारी बारिश के बाद जल भराव की वजह से नदियों का जो जलस्तर है उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया। मौसम विभाग ने सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली समेत आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया। साथ ही अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, वाराणसी, प्रयागराज, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, पीलीभीत, शाहजहांपुर और महोबा के साथ इनके आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा होने का अनुमान है। वाराणसी क्षेत्र में लगातार बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से नमो घाट जलमग्न हुआ। वहीं लखनऊ, कानपुर, बरेली समेत 15 शहरों में तेज बारिश के कारण जल भराव की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। आईएमडी ने तेलंगाना के लिए येलो अलर्ट जारी किया। तेलंगाना के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना भी है। ऐसी स्थिति बनी रहेगी। तेलंगाना के कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक हैदराबाद में बारिश की गतिविधि आज से बढ़ेगी। केरल, तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर 22 जुलाई तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। गोवा और मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में भारी बारिश का अनुमान है। पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज चमक जारी रहेगी। बात राजस्थान की, जहां मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। हाल ही में कई जिलों में भारी बारिश ने प्रभाव दिखाया, लेकिन बुधवार को ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम उमस भरा रहा। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी बिहार और उत्तर प्रदेश के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से आज रात से शुक्रवार तक कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और उदयपुर में बारिश की संभावना है। पिछले 24 घंटों में उदयपुर, जयपुर, नागौर, हनुमानगढ़, कोटा, चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू में बारिश दर्ज की गई। ये लो प्रेशर सिस्टम अगले 24 से 48 घंटों में पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ सकता है। इसके चलते येलो अलर्ट जारी किया गया। इसके प्रभाव से कोटा और भरतपुर में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, जबकि जयपुर, अजमेर और उदयपुर में मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। आपको बता दें कि राजस्थान में अब तक 108.9% से ज़्यादा बारिश हो चुकी है। वहीं उत्तराखंड में आज प्रदेश भर में बारिश की चेतावनी जारी की गई। सुबह से ही राज्य की राजधानी देहरादून, नैनीताल और कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है और बाकी जिलों में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने आज देहरादून, नैनीताल सहित 5 जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की, जबकि अन्य क्षेत्रों में भी गरज चमक के साथ तीव्र बौछारें पड़ सकती हैं। आकाशीय बिजली चमकने की भी आशंका है। ऐसे में वहां जिलाधिकारी को ऑरेंज अलर्ट के तहत अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। बारिश के कारण राज्य में 58 से ज़्यादा सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का प्रयास जारी है। हापुड़ में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली। धीरे धीरे हापुड़ में कांवड़ियों का आगमन शुरू हो जाएगा। इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। यात्रा मार्गों के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए। इनसे मार्गों पर निगरानी रखी जा रही है और उसके साथ ही पुलिस बल भी तैनात किया गया। कांवड़ यात्रियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से पुलिस मोबाइल कांवड़ बाइक
लगाई गई है जो 24 घंटे तैनात रहेगी। धार्मिक स्थलों पर और साथ ही साथ संवेदनशील क्षेत्रों और आबादी वाले इलाकों में सुरक्षा और पुलिस गश्त के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस की तरफ से पूरा फोर्स प्रबंधन किया गया है। मंदिरों में भीड़ मैनेजमेंट का पूरा काम किया गया है और रूट चिन्हित किए गए जिन जिन रूट पर कांवड़ जाएगी और प्रॉपर डाइवर्जन प्लान किया गया है, क्योंकि पुलिस ने उसको डाइवर्जन को प्रभावी कर दिया है और जो भी रूट है उन सब रूट पर जो भी रूट की साफ़ सफाई थी उसके लिए भी संबंधित विभाग के द्वारा साफ़ सफाई किया जा रहा है और पूरा रूट जो है उस पर CCTV कैमरे की निगरानी पर जगह जगह पर CCTV कैमरे लगाकर किया गया है और लाइट की प्रॉपर व्यवस्था की गई है। साफ़ सफाई, लाइट इत्यादि, कोई भी जो अवैध अतिक्रमण था उसको भी वहाँ से हटवा दिया गया है जिससे कि कोई भी परेशानी ना हो। नगरी में जो है जो भी इंस्पेक्टर पोस्टिंग है उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि लगातार सुबह शाम दुकानों की चेकिंग करें। मेरे द्वारा भी दुकानों की चेकिंग की जा रही है, पिछले दिन भी की गई थी, आज भी शाम तक मैं जाऊँगा। हमारा मतलब चेकिंग अभियान मेनली दुकानों पर और जो गढ़खादर क्षेत्र में अवैध शराब बनती है उसके खिलाफ है। रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों के बाद उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर में स्थापित इकाइयों में उत्पादन शुरू हो चुका। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित PTC इंडस्ट्रीज रक्षा और एरोस्पेस के लिए देश को आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी भूमिका अदा कर रही है। यहाँ पर निर्मित उत्पाद से देश की ज़रूरत के साथ इसका निर्यात भी किए जाने को लेकर बड़ी तैयारी है। रक्षा औद्योगिक गलियारे के लखनऊ नोड में 50 एकड़ में स्थापित PTC इंडस्ट्रीज लिमिटेड की नई सुविधा और निर्माण अपनी बड़ी भूमिका अदा कर रही है। PTC इंडस्ट्रीज एक कंपनी है जो लखनऊ में स्थापित ब्रह्मोस निर्माण संयंत्र को टाइटेनियम के पुर्जे और सामग्री भी उपलब्ध करवाएगी। PTC इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सचिन अग्रवाल ने संयंत्र के संचालन और विस्तार की भावी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश को रक्षा क्षेत्र और एरोस्पेस क्षेत्र में मजबूत बनाने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों का ही नतीजा है कि हम उत्पादन कर रहे हैं, जिससे अब हम इन चीज़ों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहेंगे। यहाँ पर इस फैसिलिटी में ये जो स्ट्रेटेजिक मटेरियल टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स हमने क्रिएट किया है, ये यूपी डिफेंस कॉरिडोर में ये हमारी नया इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि देश को सही माने में आत्मनिर्भर बनाना। वो किस तरह से बनाना है, जिससे कि जितने भी देश में डिफेंस के और एरोस्पेस से रिलेटेड इक्विपमेंट, प्रोडक्ट्स, प्लेटफॉर्म बनते हैं वो किसी न किसी क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मटेरियल से बनते हैं। उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं वो हैं टाइटेनियम से मटेरियल और सुपर अलॉय मटेरियल। तो ये मटेरियल बनाना और उनसे बाकी सारे प्रोडक्ट बनाना, बाहर के देशों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, जो कि आज तक हम हैं, और उसी वजह से हम ये सारे प्लेटफॉर्म्स डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने टाइटेनियम के पुर्जे और सामग्री की ज़रूरत और उपयोग के बारे में भी विस्तार से बताया और कहा कि देश में इसके निर्माण के बाद इसकी लागत में बड़ी बचत होगी, साथ ही देश को इससे मजबूती मिलेगी। टाइटेनियम बात करें, वो उसमें उसकी जो स्टील के कंपैरिजन में अगर करें तो उसका वेट करीब करीब आधा है और स्ट्रेंथ उससे ज़्यादा। तो स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो टाइटेनियम का बहुत ज़्यादा है। तो उसकी एप्लीकेशन जहाँ भी जो जैसे हवा जहाज मोड़ना है, चाहे हवाई जहाज है, हवाई जहाज का इंजन है, मिसाइल है, एरोस्पेस कंपोनेंट है, पनडुब्बियाँ हैं, इन सब जगह जहाँ पे वेट की बड़ी ही इंपॉर्टेंस होती है वहाँ पे एप्लीकेशंस की। सुपर अलॉयज की जहाँ पे हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस हैं, जैसे हवाई जहाज का इंजन है, वहाँ पे होती है। तो सब जगह इन सब की एप्लीकेशंस हैं जो कि हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे आर्टिलरी गन हो, BAE के M777 का अल्ट्रा लाइट वेट हाविट्जर हो, चाहे पनडुब्बी हो, सब जगह हमारी इसकी सप्लाईज है। ब्रह्मोस में भी टाइटेनियम के पुर्जे लगते हैं, टाइटेनियम मटेरियल लगता है जो कि हम लोग सप्लाई कर रहे हैं और ब्रह्मोस की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए DD न्यूज़। एक मिनट, क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? तुमने पहले ही लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है, इसकी हुआ। बढ़िया है। सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस।
जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने स्पेन दौरे पर हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि आज वो जब स्पेन पहुंचे तो स्पेन में युवा वर्ग के खिलाड़ियों के लिए खासकर बदलते दौर में प्रधानमंत्री ने जिस ढंग से खिलाड़ियों के लिए सुविधा जुटाने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार किए हैं हमारे यहाँ, चाहे वो ओलंपिक हो या कोई टूर्नामेंट, हमारी प्रतिभाओं को पर्याप्त अवसर मिले, खेल के अवसर मिले। आज स्पेन दौरे में मैं ला लीगा कार्यालय आया हूँ और यहाँ विभिन्न देशों के खिलाड़ी खेलते हैं और युवा प्रतिभाओं को अच्छा प्रशिक्षण और सुविधाएं प्रदान करना है। साथ ही उन्होंने बताया कि ला लीगा फुटबॉल को बढ़ावा देने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। भारत सरकार और हमारे राज्य मध्य प्रदेश के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। मध्य प्रदेश सरकार फुटबॉल खेलने में रुचि रखने वाले युवाओं को सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि खेलों में देश का नाम रोशन हो पाए। स्पेन में युवा वर्ग के खिलाड़ियों के लिए खास करके बदलते दौर में माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से खिलाड़ियों के लिए सुविधा जुटाने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हमारे यहाँ तैयार हो, एशियाड हो, ओलंपिक हो या और कोई टूर्नामेंट हो, हमारी प्रतिभाओं को पर्याप्त मौका मिले, खेल के अवसर मिले, इसलिए उन्नत खेल के देशों के साथ में भी अच्छे क्लबों से संपर्क हो और वो सब चीज़ें हमारे यहाँ भी आए। इस सिलसिले में हम आज यहाँ स्पेन के दौरे में मैड्रिड में आज मैं ला लीगा फुटबॉल के सुप्रसिद्ध संस्थान में आया हूँ। अमेरिका के अलास्का राज्य के तट पर 7.3 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। ये जानकारी अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS ने दी। भूकंप के स्थानीय समय अनुसार को अगर देखा जाए तो ये लगभग 12:37 पर आया। इसका केंद्र सैंड पॉइंट द्वीप शहर से लगभग 87 किलोमीटर दक्षिण में था। इसकी गहराई 12.5 मील थी। शुरुआत में अधिकारियों ने दक्षिणी अलास्का और अलास्का प्रायद्वीप के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की थी, जिसके बाद में सुनामी एडवाइजरी में इसे तब्दील कर दिया गया। राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी केंद्र ने लोगों को पानी, समुद्र तट, बंदरगाहों और खाड़ियों से दूर रहने की सलाह दी। अलास्का भूकंपीय रूप से सक्रिय रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। मार्च 1964 में यहाँ 9 तीव्रता का भूकंप आया था, जो उत्तरी अमेरिका में अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप था। इजरायल ने सीरिया में सैन्य ठिकानों पर हवाई हमला किया। हमले में रक्षा मंत्रालय के एक हिस्से को बड़ा नुकसान हुआ है। इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें इजरायली बमबारी के दौरान तेज धमाके सुनाई दे रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमले की पुष्टि करते हुए बताया कि सीरियाई सैन्य ठिकानों पर लगातार तीसरे दिन एयर स्ट्राइक की गई। इजरायल ने यह भी दावा किया कि हमले सीरिया के उन ठिकानों पर किए गए जहां से ईरान समर्थित आतंकी संगठन हमले की योजना बना रहे थे। IDF ने एक बयान में कहा कि सीरिया के दक्षिणी हिस्से में हमने आतंकियों और सेना की गतिविधियों की पहचान की। ये एयर स्ट्राइक राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम है। इजरायली सेना ने कहा कि वो दक्षिणी सीरिया में ड्रूज नागरिकों के खिलाफ घटनाक्रम और शासन की कार्रवाई पर नजर रख रही है। इसके अलावा इजरायली हमले ड्रूज समुदाय को बचाने के लिए हैं। वहीं दोनों देशों के बीच संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आज बैठक करेगी। दक्षिणी सीरिया के स्वेदा क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच इजरायली सेना प्रमुख इयाल जमीर ने सीरियाई सीमा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सैनिकों से कहा कि हम ड्रूज के नुकसान को नहीं होने देंगे। हम सीमा पार से घुसपैठ को रोकने और इजरायली नागरिकों की रक्षा करने के लिए ड्रूज को नुकसान से बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस पर लगातार काम जारी है। बात खेल जगत से। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही 3 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में जीत दर्ज कर ली। भारत ने टूर्नामेंट के पहले मैच में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया। इस जीत के साथ ही भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड पर 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भारत के सामने जीत के लिए 258 रन का लक्ष्य रखा, जिससे भारतीय महिला टीम ने 10 गेंद शेष रहते हासिल किया।
भारत के लिए दीप्ति शर्मा ने नाबाद 62 रन की पारी खेली। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।